लगभग इन्होंने 8 जो है फाइनल सिलेक्शन लिए जेई एग्जाम में, और उसके बाद कई और सारे एग्जाम जिनके प्री और इस तरीके के इन्होंने एग्जाम निकाले, नॉन टेक के एग्जाम निकाले। तो इनके जो एग्जाम निकले, जैसे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में जेई, एनएचपीसी, फिर उसके बाद टीएलडीसी, एमपी पीजीसीआईएल जेई, फिर एमपी व्यापम, बार, बीपीएससीएल, यूपी मेट्रो, और उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम इन्होंने निकाले, जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद एसएससी जेई प्री मेंस में भी ये कई बार बैठे। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो जैसा कि हमने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें हमने अमर जी का इंटरव्यू लिया था, और अमर जी ने काफ़ी अच्छे से अपनी कहानी बताई थी कि किस तरीके से उन्होंने तैयारी की, और उसके बाद अप्रेंटिस की, और किस तरीके से उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की, और एक नहीं वो भी 2 सरकारी नौकरी उन्होंने हासिल की। तो उसी तरीके से आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 7 सरकारी नौकरी हासिल की है। तो दोस्तों आज पूरे पॉडकास्ट में आप बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अब बिना देरी किए हुए हम आपको ले चलते हैं, मिलवाते हैं उस शख्सियत से, ठीक है, जिन्होंने 7 सरकारी नौकरी निकाली। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। तो सभी दर्शकों को नमस्कार और प्रणाम, और मैं अपना नाम सलभ प्रताप कुशवाहा, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के रहने वाला, और मेरी हाई स्कूल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज देवरिया से, फिर उसी में इंटरमीडिएट उसके आगे क्रम में हुआ। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया जिसमें लगभग 400 में उस समय 300 नंबर आए। तो उसके बाद से अच्छे कॉलेज मिला, तो मैं दूर नहीं जाना चाहता था घर से, तो मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आजमगढ़ में कॉलेज का लाभ हुआ और मिला मेरे को। वहीं से मैंने अपनी पॉलिटेक्निक कंप्लीट की 2017 में। उसके आपने जो डिप्लोमा किया वो किस ब्रांच में किया सलभ जी, थोड़ा आप बताइए हमारे दर्शकों को। डिप्लोमा में जब ब्रांच का सिलेक्शन था तो घर में काफ़ी गाइडेंस लेना पड़ा, और जो भी हमारे बड़े लोग थे उनसे पूछा कि कौन सा ट्रेड सही रहता है। तो सभी लोगों ने यही कहा कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो सिविल में सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है। सिविल के अलावा और कोई ट्रेड है जिसमें थोड़ा सा चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन ये भी रिस्क है कि सिविल में प्राइवेट में बहुत कम स्कोप हो जाता है। अपने अपने वो दोनों रिस्क थे। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, अपना बेस्ट ही करेंगे जब, तो हम गवर्नमेंट नौकरी सर्विस के लिए हमने सिविल इंजीनियरिंग को महत्व दिया, और उसको आगे लॉक करके उसी से पढ़ाई हमने कंप्लीट की अपनी। अच्छा, तो 2017 में आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया सिविल इंजीनियरिंग में। जी। तो सलभ जी आपने 2017 में सिविल से डिप्लोमा किया जी। तो आपने हाई स्कूल की 2012 में 2012 में आपने हाई स्कूल की, और 2014 में आपने इंटरमीडिएट की, और 2017 में आपने डिप्लोमा किया सिविल इंजीनियरिंग से। तो आपके कितने परसेंटेज बने डिप्लोमा में? डिप्लोमा में 79% थे। अच्छा, तो सलभ जी आप देखो, आपने एकेडमिक की पढ़ाई पढ़ ली, तो अब हम आपसे आगे के बारे में जानना चाहेंगे कि आगे एकेडमिक पढ़ने के बाद आपने कोचिंग की या फिर कहीं प्राइवेट नौकरी के लिए आपने, जैसे कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाते हैं, तो आपने उस तरीके से ट्राई किया, या फिर आपने ये उचित समझा कि मुझे सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है और मेरा जो गोल है, जो मेरा टारगेट है वो सरकारी नौकरी। तो आप अपने गोल के बारे में, अपने टारगेट के बारे में बताइए, और किस तरीके से आपने तैयारी की और कितने टाइम तक आपने तैयारी की, ये आप बताइएगा। जब मैंने 2017 में कंप्लीट कर लिया तो अब फिर हमारे सामने बड़ा सा क्वेश्चन था कि क्या करना है। घर वालों ने कहा अगर तुम पढ़ने में और इच्छुक हो तो बीटेक कर लो, तो या तुम और कुछ सोचते हो तो अपने देख के माइंड सेटअप से कर लो। तो मेरे को लगा कि बीटेक करूंगा 3 ईयर और लगेंगे, और अभी कोई नौकरी पहले ले लेता हूँ, उसके बाद से मैं नौकरी की पहले ले लेता हूँ, उसके बाद मैं खुद पढ़ूंगा डिपार्टमेंटल ये स्टडी करके या लीव लेके। तो उसके बाद से मैं इलाहाबाद गया। वहाँ जब गया तो इतनी भीड़ और इतनी संख्या देख के कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हुआ कि कैसे हो पाएगा, सीटें बहुत कम आती हैं। और उस समय तक बस हम एसएससी ही जानते थे, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसी में एसएससी जेई करके हर साल आता है। तो उसमें प्री और मेंस होते थे, जो मेंस रिटेन होते थे। और मेरी राइटिंग बहुत खराब थी एकेडमिक में, इसलिए मेरे परसेंटेज कम रहे। तो लेकिन एक मेरा स्ट्रांग था कि मैं न्यूमेरिकल में बहुत स्ट्रांग था,
तो मेरे को ये था कि मैं रिटेन कम करूंगा और न्यूमेरिकल वर्जन करके मैं मेंस तो निकाल ही लूंगा। उसके बाद मैंने तैयारी में शुरू कर दी। 10 दिन जब क्लासेस होने लगे तब कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि फिर लगे कि सब एवरेज लड़के हैं, किसी को डिप्लोमा में इतनी बेहतर नहीं पढ़ाई गई है कि वो बिना पढ़े और बिना कोचिंग किए आप किसी भी कंपटीशन को बीट कर पाए। तो फिर उसमें कंपटीशन में बैच में कंपटीशन चलने लगे, फिर उसमें अच्छे रैंक्स अच्छे नंबर्स आने लगे, तो फिर कॉन्फिडेंस एकदम अप होते चला गया। अच्छा। और मैंने एक्चुअली कट ऑफ जब मैंने एनालिसिस किया तो 50 to 60% आते थे। तो मेरे को लगा नॉन टेक पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, टेक्निकल आप इतनी अच्छी कर लो कि उसमें 90% अगर ला देते हो तो ऑटोमेटिक आप हो जाओगे। तो मैंने यही ट्रेंड से तैयारी कर दी। अच्छा। और यही ट्रेंड मेरी सबसे बड़ी भूल रही। अच्छा। क्योंकि जो 3 साल का मेरा अनुभव है उसके बाद मुझे समझ आया कि आप कितना भी अच्छा कर लो 90% तो आ जाएंगे, बट आपके जो ह्यूमन एरर्स हैं वो 10% हो जाते हैं एज एग्जाम प्रेशर की वजह से। जो आपको लगते हैं एकदम छोटी क्वेश्चन है बट वही एरर कर जाते हैं, और अच्छे जो टफ क्वेश्चंस मानते हैं अदर स्टूडेंट वो आपसे बहुत बेहतर हो पाता है। अच्छा, तो सलभ जी आपने जो है कोचिंग का आपका टाइम पीरियड कितना रहा और कितने टाइम तक आपने जो है तैयारी की? लगभग 3 साल से अधिक लग गए मुझे फाइनल लिस्ट में नाम आते आते। अच्छा, नहीं मैं ये जानना चाहूंगा कि कोचिंग का जो टाइम पीरियड था जी, वो आपने कितने टाइम तक कोचिंग ज्वाइन? कोचिंग 1 ईयर करके फिर मैंने अपना टेक्स्ट बुक और छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब पे फ्री जो क्लासेस थे, जिसमें ये लगता था कि ये जो लेसन है या चैप्टर्स है या सब्जेक्ट है थोड़ा वीक है। या सलभ जी आपने बताया कि आपने 1 साल कोचिंग की इलाहाबाद में, तो अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं कि किस कोचिंग से आपने जो है बैच लिया था? इलाहाबाद में उस समय सबसे बेस्ट जो था एक्सीलेंट टेक्निकल विजन ही था, क्योंकि नई नई संस्था थी और उसमें जो संस्थापक थे ऑलरेडी वो जेई पे कार्यरत थे और वो जेई को बड़ी भली भांति समझते थे कि क्या इस एग्जाम की डिमांड है और क्या सिलेबस पढ़ानी है इन्हें। अच्छा। तो उस समय सबसे महंगी और सबसे जो कहा जाए कि उस समय श्रेष्ठ थी, तो उस समय हमने उसको प्रेफरेंस दिया, लेकिन बहुत महंगी फीस देना पड़े हमें। उस टाइम के हिसाब से लगभग 16,000 रुपए फीस बहुत मायने रखता था कि कोई संस्था नहीं लेती थी। मतलब आप 5 से 6 हजार में पढ़ सकते थे, बट वो 16,000 डिमांड करते थे। तो मैंने दिया और मैंने सोचा कि बेस्ट में ही करते हैं तो बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। बिल्कुल। तो आपने 1 साल कोचिंग की एक्सीलेंट विजन में, तो 1 साल कोचिंग करने के बाद यानी आपका डिप्लोमा 2017 में हुआ, तो 2017 से 2018 तक जी आपने कोचिंग की। हाँ। तो 2018 के बाद फिर आपने क्या किया? 2018 के बाद से सेल्फ स्टडी शुरू हो गए इलाहाबाद में ही? हाँ, इलाहाबाद में कमरे पे। मैं थोड़ा लाइब्रेरी तो अभी भी पसंद नहीं करता हूँ। मुझे ये था कि मैं सिंगल कमरे में रहूंगा और सिंगल पढ़ूंगा। अच्छा। क्योंकि लाइब्रेरी मेरे को ऐसा लगता है कि आप वहां पे संख्या देखेंगे और वहां पे आप फ्री नहीं है, कंफर्टेबली आप बैठ नहीं सकते, कंफर्टेबली आप कुछ सुनना है, लेसन चैप्टर पढ़े तो आपको लिमिट रहते हैं कि आपको साउंड नहीं करना है, लोगों को थोड़ा देखना होता है, तो उस हिसाब से लिमिट रहती है ना। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपने अपने रूम पे ही पढ़ाई की, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो गया कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमको तो लाइब्रेरी ही चाहिए और लाइब्रेरी में जाके वो पढ़ते नहीं है। जी, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है। आप जो है बिना लाइब्रेरी ज्वाइन किए अपने रूम पे रह के अपने रूम को एक लाइब्रेरी में कन्वर्ट करके उस तरीके का माहौल बना के ऐसे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपने जो है वहां पे फिर 2 साल सेल्फ स्टडी की? जी बिल्कुल। अच्छा, तो सलभ जी आपने बताया कि 1 साल आपने कोचिंग की और 2 साल तक आपने सेल्फ स्टडी की। तो अब हम थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाएंगे कि आप जो है किस तरीके से पढ़ाई पढ़ते थे। ठीक है, जैसे आपकी कोचिंग होगी तो उस टाइम तो आप जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वहाँ नोट्स बनवाते होंगे और उस तरीके से आप उन पे आगे पढ़ लेते होंगे। लेकिन जो कोचिंग के बाद जो 2 साल का जो अतिरिक्त जो समय लगा वो हम जानना चाहेंगे कि वो आपने कैसे फेस किया, उसमें क्या क्या आपको डिफिकल्टीज आई और कैसे आपने उन चीजों को हैंडल किया। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या है कि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कोचिंग में आ गए तब भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो जो एक गैप होता है जी, यानी आपकी कोचिंग छूटने के बाद और आपकी पहली नौकरी लगने के बीच में जो समय होता है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग समय रहता है। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि वो जो 2 साल हैं आपने कैसे उनको हैंडल किया और किस तरीके से आपका आप डेली रूटीन बताइए कि आपका एक दिन का क्या शेड्यूल रहता था, कितने बजे आप उठते थे और सुबह से लेकर शाम तक आपका क्या शेड्यूल रहता था। ठीक है, तो ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, इससे काफी स्टूडेंट को मोटिवेशन मिलेगा।
आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा जो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, क्योंकि अगर कोचिंग छूट जाती है और कॉलेज तो आप ऑलरेडी छोड़ चुके रहते हैं और आप कमरे पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो 24 आवर जो आपको मैनेज करना है, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते मैक्सिमम आप कर तो लेते हैं, बट इसको कंटिन्यूअस रखना और एक कंसिस्टेंसी बना के रखना, ये बहुत बड़ा संघर्षमय होता है। यही आपकी सफलता की कुंजी होती है। बिल्कुल। अगर आप इसको मैनेज कर लिए तो यानी आप सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा ये था कि प्रॉपर सोना तो है, अगर आप सोने में कमी किए तो आपका मेमोरी जो है वर्क नहीं करेगा और माइंड जो अगला फ्रेश नहीं होगा, तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है कि आप कम ज्यादा से ज्यादा पढ़े और कम सोएं। तो मेरा पहला टारगेट था कि 7 आवर तो आपको सोना ही है। तो मेरा सोने का समय रहता था कि 10 बजे तक सो जाना है आपको, क्योंकि ये एक जनरल टाइम है जो आदमी सोता है। 10 बजे सोना और 5 साढ़े 5 बजे उठना है आपको। अच्छा। और 6 बजे से आपको वो कर देना, आपका टाइम टेबल के शेड्यूल्स में आ जाना। मतलब आप 10 साढ़े 10 बजे सो जाते थे और सुबह को 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते थे और 6 बजे तक पूरा फ्रेश होके चना भिगो के खा के और आदमी 6 बजे से अपना संघर्ष वाली जीवन शुरू कर देता था। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें से मैं ये रखा था सब शेड्यूल अपना कि पहले कोर रखना है सुबह, क्योंकि मॉर्निंग जो होती है फ्रेश होता है और उसमें आप टेक्निकल अच्छे से कंप्लीट करते हैं। और सेकेंड में जब आपका लंच हो जाएगा उसके बाद आप नॉन टेक सेक्शन रखते हैं। अच्छा। क्योंकि नॉन टेक का मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं शुरू में टेक्निकल कोर पे ही चाह रहा था कि 80 से 90% मार्क्स लाके मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मुझे नॉन टेक ना पढ़ना पड़े। और तो इसलिए मैंने नॉन टेक सेकेंड हाफ में रखा था, क्योंकि उस समय तक आदमी थक चुका होता है। अच्छा। तो थोड़ा सा मेमोरी में उतना हो नहीं पाता मैनेजमेंट। अच्छा। तो आप थोड़ा ये बताइए कि जैसे आप सुबह जो है टेक्निकल पढ़ते थे, तो उसमें जैसे आपने बताया 6 बजे से लगभग 6 साढ़े 6 से आप पढ़ना शुरू कर देते थे, तो उसमें कितने घंटे आप थ्योरी को देते थे, कितने घंटे आप क्वेश्चन लगाते थे, ठीक है, वो थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए। मैं 6 से 10 तक 10:30 तक लगभग पढ़ता था। तो 2-2 घंटे मैंने उसको डिवाइड कर रखा था, 2 घंटे में एक सब्जेक्ट और 2 घंटे में एक सब्जेक्ट। अच्छा। लेकिन मैं डे वाइज शेड्यूल बनाया था कि अगर मैं 4 डे क्या है मैं थ्योरी पढ़ूंगा, ओनली थ्योरी 4 डे उन दोनों सब्जेक्टों को, और जो अगले 4 डे होंगे उसमें केवल एमसीक्यू चलेंगे। अच्छा। वो भी एमसीक्यू में मैं ऑथेंटिक बुक, जैसे गुप्ता का, आपने सबसे बेहतर स्किल्ड बुक है गुप्ता एंड गुप्ता का था। उसके बाद से मैं आए हुए प्रीवियस एग्जाम को प्रेफरेंस करता था कि अगर आप उसको देख लें लेटेस्ट क्या चल रहा है पेपर्स में, क्या डिमांड है, क्या सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि 6 बजे से 10 बजे तक 10:30 तक आप 2-2 घंटे करके टेक्निकल पढ़ते थे थ्योरी, और फिर अगले जो 4 दिन होते थे, मतलब शुरू के 4 दिन में थ्योरी, फिर अगले 4 दिन में एमसीक्यू। तो आप ये बताइए फिर आप 10 साढ़े 10 बजे के बाद फिर क्या पढ़ते थे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? 10 साढ़े 10 बजे के बाद एक्चुअली मैं पढ़ाई बंद कर देता था। उसके बाद से मैं अपना लंच की तैयारी करके लंच करके और लगभग फिर 12 बजे तक मैं आराम भी कर लेता। 10, 11, साढ़े 11 बजे तक बन जाता, आधा घंटा मैं ब्रेक कर देता। अच्छा। उसके बाद से रिलैक्स होने के बाद से फिर 1 बजे से मेरा शेड्यूल शुरू होता था, 1 से 4। इसमें फिर 4 घंटे का मैंने बनाया था स्ट्रेटजी। अच्छा। और इस 4 घंटे में हर पर घंटे पे एक नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट। अच्छा। जैसे आप पॉलिटी हो गया, 1 घंटे पॉलिटी पढ़ लिया, 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ लिया, 1 घंटे जियोग्राफी पढ़ लिया और 1 घंटे रीजनिंग या मैथ। अच्छा। एज ए सिलेबस जो एग्जाम हमें देना है, अगर मैथ सिलेबस में तो मैथ पढ़ लिया 1 घंटे, या अदरवाइज रीजनिंग पढ़ लिया। अच्छा। ये 4 घंटे। उसके बाद 4 घंटे नॉन टेक्निकल चलते। इसमें भी मैंने वही कर रखा था कि 4 डे तक लगातार आपको थ्योरी चलना है। अच्छा। उसी थ्योरी जो आपने पढ़ा है वो अगले नेक्स्ट 4 डे में आपको उसका एमसीक्यू करना है, ताकि आपका जो पढ़ा है क्या आप कुछ कर पा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, और क्या वो एग्जाम में उससे आ भी रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन, जिससे पता चले आपको, और कॉन्फिडेंस जो मैंने जो पढ़ा है उसी के इर्द गिर्द एग्जाम घूम रही है आप। अच्छा। उसके बाद से फिर मैं 6 क्या करता था कि आराम से शाम का समय होता था, सुबह से 8 घंटा स्टडी आप कर चुके ऑलरेडी, माइंड थोड़ा सा उतना रह नहीं जाता, आप लगभग एग्जॉस्ट होने के कगार पे आ गए होते। तो फिर मैं 6 से 8 बाहर घूमता था वहीं पे, चूंकि इलाहाबाद में जो नदी किनारा, काफी लड़के आते शाम को, मैं वहीं जाता, सब्जी लाता, कोई रिफ्रेशमेंट के रूप में चाय वो करके एंजॉयमेंट करके 6 बजे तक मैं आ जाता था। अच्छा। मेरा 6 से 8 फिर एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता था। अच्छा। वो सब्जेक्ट जो सबसे लाइट होता था, जो पता है कि यार ये माइंड बहुत यूज नहीं करना है इसमें। जैसे मैं बताऊं सिविल इंजीनियरिंग में जैसे लाइट सब्जेक्ट में आप जो है सर्विंग हो गया, हाँ, ठीक है,
या फिर सर्विंग हो गया और आपका एस्टिमेट कॉस्टिंग हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन की जिनको ज्यादा डीप न जाना पड़े, जैसे आरसीसी और ये सब थोड़े डीप कॉन्सेप्ट होते हैं सिलेबस में हमारे सब्जेक्ट में, वो एक दूसरे से क्रमबद्ध है। अगर आप फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हो 10 लेसन में चले गए तो पहला आपका साथ नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल। अगर आप फर्स्ट आप लेसन नहीं तैयार हो तो आप 10 लेसन को पढ़ ही नहीं पाओगे। अच्छा, तो ये आपका डेली शेड्यूल रहता था, राइट। ठीक है। तो बहुत अच्छा आपने अपनी जो है संघर्ष की जो है कहानी आपने अभी तक बताई, ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि 1 साल कोचिंग के बाद आपने 2 साल और जो है सेल्फ स्टडी की, तो जैसे 4 दिन आप थ्योरी पढ़ते थे, 4 दिन न्यूमेरिकल करते थे, तो इसको आपने 2 साल तक, इतने लंबे समय तक आप इसको जो है कैसे कंटिन्यू रख पाए, ठीक है, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है ये कंटिन्यू रखना। दूसरा आप फिर ये बताइए कि आपने जो पहला कंपटीशन एग्जाम कौन सा दिया, ठीक है, और कौन कौन से आपने एग्जाम दिए, और ऐसे कौन से एग्जाम थे जिसमें आपका 2-4 नंबर से सिलेक्शन रह गया, जिसका दुख आपको आज भी है या उस टाइम ज्यादा था? आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा कि किसी कंसिस्टेंसी बनाए कैसे। सबसे संघर्ष में यही रहता है स्टूडेंटों में, कंसिस्टेंसी बनाए कैसे। मैं ये मानता हूं कि जैसे आपने देखा ही है कि पहले से ही हमारा कैलेंडर चलता है, हर दिन रविवार आता है। रविवार एक संडे क्यों बनाया गया है कि कोई भी कंटिन्यूअस व्यक्ति कर नहीं पाएगा वर्क, उसको एक गैप दिया गया है। तो एक स्टडी हुई कि 6 डे बाद आपको 7 डे, लेकिन वो स्टडी में जो मैं मान रहा हूं कि उस समय बहुत हार्ड वर्किंग नहीं था, माइंड का बहुत वर्क नहीं रहता था, फिजिकल लोग करते थे, तो उस हिसाब से था। लेकिन हम जो प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट, फिजिकल वर्क 0 हो जाता है और मेंटल वर्क सबसे हाई रहता है, आप फुली स्ट्रेस में रहते हैं आप। तो मैं ये कहा कि नहीं, उसके आधा 50% में लूंगा टाइम, तो लगभग 7 डे का 3.5 अप्रॉक्स आ रहा था, मैंने उसको 4 में ले लिया। कि 4 डे आपको पढ़ना है, स्टडी करना है कंटिन्यूअस, और नेक्स्ट जो 5 डे है उस दिन फुल एंजॉयमेंट, पूरा एकदम आपको कुछ भी नहीं करना है। चाहे अपनी यही स्ट्रेटजी थी कि 4 दिन बाद आपको फुल डे का रेस्ट करना ही करना है, 5 डे, और यही कंटिन्यूअस में चलते रहना है। मोस्टली मैंने ये भी किया कि मेरे एग्जाम भी थे पास ही में, फिर भी मैं इसी शेड्यूल को कंटिन्यूअस किया। मुझे उसमें कंफर्टेबल महसूस होता था, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं आता था कि नहीं कोई स्ट्रेस है मेरे को ऐसा। जी। तो आप 4 दिन पढ़ते थे, फिर 1 दिन का आप रेस्ट लेते थे, जिसमें आप जो भी मूवी वगैरह देखना है, जो भी इंजॉयमेंट आपको करना होता था वो आप करते थे, ठीक है, और फिर अगले 4 दिन पढ़ते थे। तो ये आपका शेड्यूल रहा पूरे 2 साल तक। अच्छा। अब आप बताइए आगे आपने कौन कौन से पहला कंपटीशन एग्जाम कौन सा दिया, और फिर किस तरीके से आपने जो है आगे एग्जाम देते रहे, और किस में आपके जो है 2-4 नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसको आपको बहुत दुख हुआ उस टाइम, और कैसे आपने उससे रिकवरी की? 2017 में जैसे हम लोगों ने कोचिंग शुरू की, उसके बाद से एसएससी का एग्जाम आया, नोटिफिकेशन आया, तभी 2-3 मंथ हमको हुए थे। तो कोचिंग वालों की तरफ से गाइडेंस था कि आप पहले 1 साल पढ़ लो और फिर एग्जाम को भरना, अभी फॉर्म मत भरो। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, फॉर्म भर लेते हैं, ठीक है, जितना पढ़े उतना ही देंगे, क्या करना है, एक एग्जाम में बैठ ले, प्रेशर देख ले कैसे होता है। और ऑनलाइन का जमाना था एग्जाम में, क्योंकि पहले तो सारे ऑफलाइन होते थे, एसएससी के ही एग्जाम ऑनलाइन केवल कराता था, कंडक्ट था। अदरवाइज स्टेट्स में आप जितने एग्जाम देंगे अदर स्टेट में, वो सब के सब ऑफलाइन थे। वो पहला एग्जाम था जो ऑनलाइन मोड में था। बिल्कुल। तो हम लोग सोचे कि, और हमने कंप्यूटर से कोई स्पेशल कोर्स नहीं कर रखा था कि कंप्यूटर से बहुत हम लोग कंफर्टेबल हैं, आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग सोचे नहीं, दे लेते हैं, और हमने दिया भी। लेकिन जब नंबर्स आए और जब हमने एग्जाम में बैठा तो महसूस हुआ कि अगर हम थोड़ा एफर्ट कर देते तो इसी साल क्रैक कर दिए होते, क्योंकि हमने जो स्टडी किया था कॉलेज लाइफ में, प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से किया था, जिससे टेक्निकल में मेरे फर्स्ट टाइम में ही हमारा 70+ नंबर था, 75+ नंबर। अच्छा। लेकिन नॉन टेक मैंने बार बार बता रहा हूँ, नॉन टेक भाई पहले जानकारी नहीं थी कि कंपटीशन में नॉन टेक भी लगता है और उसके लिए आपको आवश्यकता होती है पढ़ने की। तो मेरे को लगा कि अगर 2.5 महीने में मैं इतना एफर्ट कर दिया, मतलब विदाउट एफर्ट के 75+ स्कोर हमारे हैं, अगर मैं थोड़ा एफर्ट या ओरिएंटेड एग्जाम के पढ़ा होता तो हमें लगता है कि पहला एग्जाम मेरा क्रैक हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन हमने नहीं ओरिएंटेड किया था, वो बाद में हमें गिल्ट महसूस हुआ कि हमें करना था। अच्छा। तो आपने पहला एग्जाम एसएससी जेईई 2017 दिया था? जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने यूपी
में जो एग्जाम निकलते हैं, जैसे आप यूपी से हैं तो यूपी जेई का आई थिंक उस टाइम पे एग्जाम निकला था। हाँ। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई, तो क्या आपने वो एग्जाम दिया था, और अगर दिया तो आप फिर कितने मार्क्स आए या फिर कितने नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था उसमें? यूपी ट्रिपल एसएससी वैकेंसी आने का तो 2018 में ही आ गई, बट एग्जाम नहीं हुई उसकी। एग्जाम के लिए हमने प्रिपरेशन करते 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 और वो लगभग 4 ईयर बाद हुई एग्जाम। अच्छा। लेकिन इस लगभग 3 ईयर लग गए उस एग्जाम को होने। उस 3 ईयर में हमने एसएससी को प्री 2 बार क्वालिफाई किया, एक बार मेंस रिटेन भी किया, और हमने मेंस रिटेन भी किया, फिर भी फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाता था। अच्छा। 2-4 नंबर से रह जाते थे। तो वही वो नॉन टेक्निकल जो रहा हमेशा, वो हम हावी रहा हमारे ऊपर किताब को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से जब एसएससी यूपी ट्रिपल एसएससी का अपना 2018 का एग्जाम का शेड्यूल लाया, उसमें दिए। उसमें नंबर तो थोड़े ऐसे डाउटफुल हमारे थे शुरू से ही, क्योंकि 680 नंबर प्लस थे। बट जनरल मार्क्स क्वेश्चन जब फाइनल आंसर किया है, 10 क्वेश्चन तो जनरल मार्क्स हो गए, तो सबका वही हो गया। अच्छा। जो गलत किया उसको भी वही नंबर मिले, जो नहीं किया उसको भी वो नंबर मिल गए। अच्छा। तो उससे 2-4 नंबर फिर वहां से हम कम हो गए। अच्छा। तो मुझे ये था कि इस लिस्ट में तो मैं शायद ही हो पाऊंगा, तो मैं प्रिपरेशन और हार्ड कर दिया अपना, कि मेरे को इस रिजल्ट आने के पहले मेरे को कोई ना कोई गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। अच्छा। तो मेरी उस समय, मैं डिप्रेशन नहीं गया, मैं इसको और तरीके से लिया कि अगर मेरी टेक्निकल हो गया, आप नॉन टेक पे ध्यान देते हैं, क्योंकि समझ आ गया इतने फेलियर्स मुझे बता दिया कि आपको नॉन टेक को प्रेफरेंस देना पड़ेगा, आप टेक्निकल में कितना भी कर लो, ह्यूमन एरर होना ही होना आपसे 5% एज एग्जाम प्रेशर की वजह से आप। अच्छा। तो आप ऑफ कैमरा हमको ये भी बता रहे थे कि यूपी ट्रिपल एससी में आपकी जो ओएमआर सीट होती है वो गलत भर गई थी। कुछ क्वेश्चन आपके उस वजह से गलत हो गए थे, वरना हो सकता है आपका यूपी ट्रिपल एससी में आपका सिलेक्शन हो जाता। तो वो थोड़ा सा बताइए, और बताइए स्टूडेंट को कि वो थोड़ा सा किस तरीके से इसको डील करें, किस तरीके से ध्यान में रखें इस चीज को ना, तो इसके बारे में बताइए। ओएमआर बेस्ड जब भी पेपर होते हैं, इधर लगभग हमको लगता है कि कुछ ना कुछ सबसे मैनुअल हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप एक क्वेश्चन कम करिए, लेकिन एरर मत करिए अपने ओएमआर में, ये सबसे जरूरी चीज है। तो उसमें आपको बेसिक ये ध्यान देना होता है कि भाई आप रोल नंबर जब भर रहे हैं और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर भर रहे हैं, तो उसके नीचे ब्लैक जो गोला कर रहे हैं उसी अंक में करिए, वो ना दिक्कत हो। तो वो ये एरर मेरा नहीं था, बट मेरा एरर क्या था कि मैं क्वेश्चन पे टिक कर दिया, और जब ओएमआर की नंबर आई तो जैसे किसी पेज पे हो गया कि 64 से 68 तक क्वेश्चन है, और आप जब ओएमआर भरने गए तो आप 64 की जगह पे 63 में क्वेश्चन भर दिया, और फिर वो सीक्वेंस वैसे ही भर दिया, यानी वो 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, पूरे आप ओएमआर पे गलत हो गए हो आपके। ये आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर हम 64 का सी कर रहे हैं तो हम ओएमआर में देखें कि 64 पे ही हम गोला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो बहुत बेसिक नीड है हमारी, वही हमें सिलेक्शन दिलाते हैं, वही हमें बाहर करती है। अच्छा, तो ये आपसे एरर हुई। वैसे ये एरर आज के टाइम पे कम होती है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने लगे हैं, तो उसमें ये एरर कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो गई है कि आपने जो है एक पे टिक किया तो वही रहता है, सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होता। तो काफी अच्छा आपने बताया। अब आप ये बताइए, आपने एसएससी जेई दिया, फिर आपने यूपी ट्रिपल एससी जेई दिया, ठीक है, फिर अब आपकी आगे की जर्नी के बारे में हम चलेंगे। जैसा कि सलभ जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपका जो है किस तरीके से कहानी रही आपकी, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपके एग्जाम में फेलियर होते रहे, आप मेहनत तो कर रहे थे लेकिन सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, तो वो कौन सा टाइम आया, किस ईयर में वो ऐसा टाइम आया कि जब आपका पहला एग्जाम निकला, ठीक है, और कितनी खुशी हुई है आपको, ठीक है, किस तरीके का माहौल था, और उस टाइम आप जो है कोचिंग सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर सेल्फ स्टडी छोड़ के घर पे चले गए थे, ठीक है, वो थोड़ा सा बताइए। आप अपनी पहली नौकरी के बारे में हमको थोड़ा बताइए, फिर आपकी जो और भी जो नौकरी है, कौन सी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, आपने 7 सरकारी नौकरी निकाली है, फिर उसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी पहली नौकरी के बारे में बताइए। पहला सिलेक्शन हमारा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में हुआ। अच्छा। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक्चुअली जो ली कार्बोशियर उसका चंडीगढ़ का प्लानिंग किए थे, जो इंडिया का फर्स्ट जो है कि स्केल करके किसी सिटी को प्रॉपर
ओरिएंटेड करके उसको बसाया गया। अच्छा। वो चंडीगढ़, वही वो जो डायरेक्टरेट है जो उसको गवर्न करता है उस मैप को, कि आज भी वो चीज बना रहे। अच्छा। उस चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड उसे बोलते हैं। बिल्कुल। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में फर्स्ट सिलेक्शन मेरा हुआ, जिसमें मेरा फर्स्ट रैंक भी रहा। अरे वाह। और किस्मत की बात देखिए कि मैं पेपर देके आंसर की भी नहीं मिला है। अच्छा। क्योंकि सीटें उसमें 4-5 ही थी, तो मेरे को लगा मैं तो पेपर दिया हूं, पता नहीं हो पाएगा क्या 4-5 में क्या सिलेक्शन होता है। अभी तक मैंने 3 सालों संघर्ष कर रहा हूँ, एक तो हो नहीं रहा है, तो होने की कहाँ संभावना है। तो मेरे घर पे डाक गई, तो मेरे दादाजी का फोन आया कि बाबू कोई डाक आया है तुम्हारा, तुम्हारे नाम पे। अच्छा। तो मेरे को पता नहीं, मैं कहा पता नहीं क्या है, आप खोल के देख लो। तो उन्होंने खोला और उनको समझ नहीं आया पढ़ के, क्योंकि इंग्लिश में थी पूरी, तो बहुत अच्छे से वो समझ नहीं पाए। अच्छा। तो उस समय व्हाट्सएप तो अभी चली गया था ट्रेंडिंग में, तो मैंने कहा व्हाट्सएप में मेरे को भेज दो, मैं देखता हूँ क्या है। तो जब व्हाट्सएप पे भेजा तो मैं पढ़ रहा था, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसमें सिलेक्शन लिखा गया और डीवी के लिए मुझे बुलाया गया है। बट थोड़ा सा मुझे डाउट भी हो गया, डीवी तो हो गया, पता नहीं मैं फर्स्ट लिस्ट में हूँ कि नहीं। हो सकता है कि मैं 1.5 गुने 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिजल्ट आते हैं, उसमें तो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तुरंत पहले जाके वेबसाइट पे गया, लॉग इन किया और मैं अपना रैंक देखा कि रैंक मेरी कितनी है। जब मैं एकदम टॉप लिस्ट में देखा कि मेरा रैंक है, मेरा नंबर सबसे हाईएस्ट है और मेरे को सीट पता थी इसकी, तो मतलब उसके बाद मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं पार्टनर से अपने कहा भाई मेरा थोड़ा ये देखना, मैं ये सही पढ़ रहा हूँ क्या है, ठीक है थोड़ा मैच करा लो। मैच वोच किया काफी उसने। फिर उसने बहुत बधाइयां दी। अच्छा। मुझे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग कहते हैं कि जब आपका डिप्रेशन आता है या संघर्ष का पल आता है तो नींद नहीं आती। मुझे लगता है, मेरा अनुभव ये है कि खुशी के पल में भी आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि जब मेरे को ये हुआ तो खुशी के मारे मुझे 4 दिन क्या, मुझे लगता है कि मैं 1 महीने तक ढंग से नहीं सोया है। मुझे हमेशा मेरा सिलेक्शन हो गया, दिमाग में मैं जेई बन गया, इतनी खुशी की मैं उसको किसी को व्यक्त नहीं कर सकता। और मैं 1 महीने क्या, मुझे लगता है कि 2-3 महीने इफेक्ट रहा इसका, कि मैं कभी भी नींद मुझे लगता है कंप्लीट ही नहीं हुआ, मैं सोया ही नहीं हूँ, मैं जग रहा हूँ अभी भी लगता है दिन में ऐसा कभी उस टाइम ऐसा हो गया था। अच्छा। तो बहुत अच्छा आपने बताया जब आपका पहला सिलेक्शन हुआ, दादाजी ने वो लेटर खोला, तो ये भी आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि चाहे दादाजी हों या पिताजी हों, उनका एक सपना होता है कि कहीं ना कहीं उनके जो पीढ़ी है वो सक्सेस हो। तो ये काफी अच्छा आपने बताया। तो आपकी पहली नौकरी लगी और पहली नौकरी में ही आपकी रैंक 1 आई। रैंक 1 तो ये अपने आप में एक आपने महारत हासिल की, ठीक है। तो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में आपका पहला सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पे एक जो है कहावत बड़ी सही बैठती है आपके ऊपर कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो काफी अच्छा आपने बताया पहली नौकरी के बारे में। तो सलभ जी आपने बहुत अच्छा बताया कि आपकी जो है पहली नौकरी लगी और पहली नौकरी में आपने रैंक 1 हासिल की, ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और वो भी 4-5 सीट होने के बावजूद आपने जो है चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जो अपने आप में जाना जाता है उसमें आपने रैंक 1 हासिल की। तो जी अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका पहला सिलेक्शन के बाद फिर आपके और कितने सिलेक्शन हुए। जैसे कि हमने पहले बता दिया आपने 7 सरकारी नौकरियां जो है वो हासिल की हैं। तो आगे आप बताइए कि आपने कौन कौन सी सरकारी नौकरी हासिल की, ठीक है, और वहां पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब एक नौकरी आज के टाइम पर जो स्टूडेंट हैं वो मतलब जी जान लगा देते हैं, लेकिन एक नौकरी नहीं लग पाती और आपने 7 सरकारी नौकरियां निकाली। तो आपकी जो एक नौकरी लगने के बाद आप पढ़ाई करते थे या आपकी जो पहले आपने जो पढ़ाई कर रखी थी वही आपकी पढ़ाई काम आई, तो वो थोड़ा आप बताइए, ठीक है, डिटेल में। तो पहली नौकरी चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड तो हुई, लेकिन उसके बाद जब मेरी ज्वाइनिंग मैंने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में कर लिया, उसके बाद मैं कोई भी एग्जाम नहीं दिया हूँ। अच्छा। उसके पहले मैं जितने एग्जाम दिया था उसी के रिजल्ट सब डिक्लेयर हुए हैं। अच्छा। और मेरी जो तैयारी थी मतलब एक क्रम में थी, और मैं लास्ट के जो मैं 6 मंथ अपना बताऊं उसमें मैंने टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस सेट दिया और लगभग मैं उस 6 महीने में जो भी टेस्ट दिया उसमें ऑलरेडी 10 रैंक से कभी नीचे गया ही नहीं। और उसमें लोग कितने दिए थे, लगभग 10,000 15,000 लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरा रैंक अंडर 10 रहा 6 महीने लगातार कंटिन्यूअस। और उन्हीं के बीच के फेज में ये एग्जाम शेड्यूल्ड होते गए। अच्छा। और वही वो प्रैक्टिकली रूप में सामने हमें रिजल्ट आते गए हमारे। और मुझे लगा कि हाँ मैं जो टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस किया हूँ, जो वहाँ पे मेहनत किया हूँ, आज मेरे सामने
लेटर के रूप में एक बिल्कुल बिल्कुल एक लेटर के रूप में हमारे सामने व्यक्त हो रहे हैं। सब पहला सिलेक्शन चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड हुआ, सेकेंड में हमारा एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है ये पीएसयूज में आता है। तीसरा जो सिलेक्शन है टीएडीसी में, टियरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ये भी एक पीएसयू श्रेणी में आते हैं। चौथा सिलेक्शन एमपी पीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो इलेक्ट्रिक के फील्ड में जैसे हमारा उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल वैसे एमपी पीजीसीएल वहां पे है। फिर उस पांचवा जो है एमपी व्यापम, और जो छठवां है ये आपका ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। और आखिरी सिलेक्शन जो सातवीं थी बिहार पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड था बीपीएससीएल, ये भी पीएसयू में श्रेणी में आते हैं। और ये सभी जो हुए ये जेई में हुए। ये मेरे 7 सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इसी बीच में मैं नॉनटेक का थोड़ा सा, जब मैंने हो गया कि नॉनटेक के बिना तो कुछ होना नहीं है, तो नॉनटेक के लिए मैंने नॉनटेक एग्जाम का फॉर्म भरने लगा, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी रेलवे का, ये मैंने दिया और दोनों लगभग क्वालिफाइड ही था। और मैं डी भी अटेम्प्ट नहीं किया कि अदरवाइज मेरे फैमिली मेरे को फिर प्रेशर करेगी कि आज के जमाने में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, कर लो फिर पढ़ते रहना। तो मैंने बताया भी नहीं कहीं और ना ही कभी उसकी डी भी कराई। अच्छा। और आज मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं कहीं पे कि मैं ये यहाँ पे सिलेक्ट हुआ और डीवी नहीं कराया मैंने। और लोग कहेंगे कि ये ओवर कॉन्फिडेंट है, बट ऐसा नहीं था। मेरा ड्रीम जॉब था कि मुझे जेई बनना है। अच्छा। और मैं बहुत शिद्दत से मेहनत किया था, और जो 3 ईयर जब मैंने कर दिया तो मुझे ये था यार तो पाना है तो जेई, और नहीं तो फिर मैं प्राइवेट में जेई चला जाऊंगा, लेकिन वो स्वीकार है। लेकिन मैं जेई के अलावा कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, आपका ये क्लियर था कि आपको जो है अपने टेक्निकल जो आपने पढ़ा 3 साल कॉलेज में, फिर 3 साल सेल्फ स्टडी और कोचिंग के माध्यम से जो आपने पढ़ा, तो आपको ये था कि मेरे को इसके बेस पे ही जॉब लेनी है, इसके अलावा मेरा कहीं अगर सिलेक्शन होता है ग्रुप डी में या किसी नॉन टेक जॉब में तो मैं वो सिलेक्शन नहीं लूंगा। तो ये आपने काफी अच्छी चीज बताई कि आपका जो है एक गोल क्लियर था। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि उसका एक गोल एक निर्धारित होना चाहिए, तभी वो उसमें मेहनत कर सकता है। जैसा आपने बताया, आपने जो है 7 जो है टेक्निकल के जेई के एग्जाम निकाले, उसके बाद आपने 2 नॉन टेक के यानी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी ये आपने निकाले। इसके अलावा फिर जॉब में आने के बाद आपका कोई और एग्जाम निकले या किसी और एग्जाम का रिजल्ट आया जो आपका पहले से पेंडिंग था? जब मैं जिस पीएसयू में अभी भी मैं कार्यरत हूँ, उस पीएसयू में जब पोस्टिंग मेरी थी जहाँ पे, तब मेरा एक वेटिंग क्लियर हो गया आया था। तो वो था यूपी मेट्रो, जो सबका लगभग ड्रीम जॉब होता है अदर स्टेट में जो भी सर्विस करते हैं। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा फैमिली इश्यूज थे और फाइनेंशियल क्राइसिस थे हमारे, तो मैं और ज्वाइनिंग समय इतना कम समय था और इतना उसमें टाइमलाइन जो फ्रेम की गई थी कि सेकंड आपको चांस नहीं दिया जा सकता, तो इस वजह से मैं उसमें ज्वाइन नहीं कर पाया। जो अभी लगता है मेरे को कि कर लेना चाहिए, जो आज के कंडीशन के हिसाब से सही महसूस होता है, मगर वो उस समय के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में जाना है, घर में सिचुएशंस ठीक नहीं है। तो हो सकता था कि जॉब आपको एक छोड़ रहे, दूसरी में आप कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट ना हो पाए, इसकी वजह से आप बाहर हो जाए तो आप कहीं के नहीं रह पाते। तो ये मेरे को लगता है कि बेस्ट था उस टाइम के लिए। शलभ जी, आपने काफी अच्छा बताया। ठीक है, अपने जो आपका जो एक्सपीरियंस रहा आपने काफी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, आपके अपने एक्सपीरियंस को। अब आप हमें ये बताइए कि वर्तमान में आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं और किस पद पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही जाते जाते हमको ये भी बताइएगा कि जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जो आपका अनुभव रहा है इतने सालों का, उसके बेस पे आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से वो भी एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं? अभी मैं इन सभी जितनी डिटेल्स आपको बताई कि यहाँ सिलेक्शन हुआ, अभी मैं एक पावर कॉर्पोरेशन जो मैन्युफैक्चरर, एनर्जी मैन्युफैक्चरर हाइड्रो का, उसी में मैं कार्यरत हूँ, जो काफ़ी बेहतर मुझे लगता है कि बेहतर है। और सुविधाएं, मेडिकल बेनिफिट्स आपको काफ़ी अच्छी है, और आपका आफ्टर रिटायरमेंट में भी काफ़ी अच्छी स्कीम्स है, जिसके वजह से मेरा इसमें ज़्यादा इसकी तरफ झुकाव है, इस पावर फैक्टर की तरफ। बाकी मैं
अपना अनुभव से यही सभी जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं, जो हमारे आने वाले भाई हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद आप प्रॉपर नॉन टेक शुरू से ही वेटेज दीजिए उसको, क्योंकि आज आप टेक्निकल में आप कितनी भी अच्छी आप मेहनत करके 90% मार्क्स एबव कर लो, लेकिन आप बिना नॉन टेक्स के एडिंग मार्क्स के आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। लगभग अगर हो गए तो अपवाद तो हर चीजों का है, बट बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। तो आप दोनों का 60-40 का रेशियो बना के, मेरे अनुभव से ऐसा आप कर सकते हैं, और उसके लिए आप जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाएंगे। और सबसे जरूरी फेज क्या है कि आप जैसे सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, आप हमेशा टेस्ट अटेम्प्ट करिए। आप एक सब्जेक्ट जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह आप एक सब्जेक्ट ये मानिए कि आपको टेस्ट एमसीक्यू देना है, और आप कंडीशन ऐसा रखिए कि मैं एग्जाम में बैठा हूं। क्या करते हैं लोग, टेस्ट तो दे रहे हैं और मजे से बात कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, वो टेस्ट नहीं है। जस्ट वो आप टेस्ट नहीं है, आपको लग रहा है मेंटली टेस्ट है, बट वो एग्जाम प्रेशर नहीं है। आपको टेस्ट ऐसा देना है जैसे आप एग्जाम में फील करते हैं कि आप किसी के सुन नहीं रहे हैं, टाइम को ध्यान देते हैं, हर चीजों को आप प्रेशराइज हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन नहीं है, आपको प्रेशर फील आने लगता है कि भाई 2 नहीं है, आप सिलेक्शन नहीं हो पाए। माइंड में एक टाइम में 1000 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आपके उस टाइम में जो प्रेशर आता है वही प्रेशर आपके मॉक टेस्ट देते वक्त होना चाहिए। अगर वैसे आपने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया तो आपकी सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। और आप एक नहीं, हम तो लगभग 10 निकाले, आप 10 से बहुत संख्या में आप जा सकते हैं। तो हो सकता है कि आप 10 नहीं, आप 10 से 20-30 कुछ भी कर सकते हैं उसमें, क्योंकि जो आप सामने जो मेहनत आपने किया है, एग्जाम आपको इतना हल्का महसूस होगा, लगेगा प्रेशर ही नहीं, क्योंकि आपने उस प्रेशर को माइंड में एकदम आपने क्रिएट कर दिया है। तो एक वैल्यू हो जाती है कि भाई उसके आगे आप क्या प्रेशर आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो वहीं पे आप जीत एक मिलती है, वहीं आपको बधाइयां मिलेंगी। जो आपसे लोग बातें नहीं करते थे, नाम नहीं पूछते थे, वो लोग पूछेंगे। जो आपको पड़ोसी परेशान किया करते थे कि बेटा क्या कर रहे हो, कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, कैसा प्रिपरेशन है, वो आपसे ये क्वेश्चन भूल जाएंगे पूछना, और अपना चेहरा लेके ये आएंगे कि बेटा तुम हमारे बेटा को गाइडेंस करो, कैसे ये सेलेक्ट होगा, कैसे पढ़ेगा और क्या करना है अपने बेटे बच्चों के लिए। वो आपसे गाइडेंस मांगेगा। उस दिन आपको ये महसूस होगा कि मैं थोड़ा जो मेहनत किया हूँ, बताओ, आपको लगेगा कि मैंने मेहनत किया ही नहीं। जब सेलेक्ट होने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं उतना एफर्ट नहीं डाला था। लोग उतनी ज्यादा खुशियां और इज्जत और सम्मान दे रहे हैं, वो सम्मान हमारे मेहनत से बहुत 100 गुना 200 गुना ज्यादा महसूस होगा आपको। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगा और आपको भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि मेरे अनुभव का अगर आपका 1% भी आपको सफलता लाती है तो उसमें मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूंगा कि मेरा अनुभव किसी का जीवन में 1% भी सदुपयोग हो पाया है। धन्यवाद। सभी से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे, और उनको कुछ अगर इसका 1% भी अगर उनको जीवन में इसका यूज हो पाता है तो मैं इस वीडियो को मानूंगा कि हमारा बनाना सफल हो गया। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार शलभ प्रताप सिंह कुशवाहा जी ने अपने संघर्ष की कहानी बताई, किस प्रकार उन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ये डिग्रियां हासिल की, और उसके बाद उन्होंने 1 साल जो है कोचिंग की इलाहाबाद में, उसके बाद 2 साल सेल्फ स्टडी की, और 3 साल तक इनके पास एक भी नौकरी नहीं थी, ना सरकारी ना प्राइवेट। प्राइवेट में तो ये जाना नहीं चाहते थे और सरकारी में इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। लेकिन 3 साल के बाद बैक टू बैक 3 साल के बाद बैक टू बैक उन्होंने 8 जो है फाइनल सिलेक्शन लिए जेईई एग्जाम में, और उसके बाद कई और सारे एग्जाम जिनके प्री और इस तरीके के इन्होंने एग्जाम निकाले, नॉन टेक के एग्जाम निकाले। तो इनके जो एग्जाम निकले, जैसे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में जेईई, एनएचपीसी, फिर उसके बाद टीएलडीसी, एमपी पीजीसीआईएल जेईई, फिर एमपी व्यापम, बार, बीपीएससीएल, यूपी मेट्रो, और उसके बाद और भी कई सारे एग्जाम इन्होंने निकाले, जैसे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उसके बाद एसएससी जेईई प्री मेंस में भी ये कई बार बैठे। ठीक है, एसएससी जेईई प्री और मेंस में भी ये 2-3 बार बैठे। उसके बाद इनके और भी एग्जाम निकले, जैसे एनडब्ल्यूडीजी। तो देखा दोस्तों आपने कि एक बार मेहनत करने से, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि इनके 12-13 एग्जाम निकले। तो मेरा भी यही, सभी लोगों से यही जो है एक सलाह है
कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है, और अच्छे से पढ़ें और अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करें। एक स्ट्रेटेजी आपकी काम नहीं कर पा रही, दूसरी फॉलो करें, लेकिन अपना सबसे पहले एक टारगेट निर्धारित कर लें कि मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को टेक्निकल लाइन में जाना है या नॉन टेक्निकल लाइन में जाना है, वो उसको लेके आप तैयारी करें। आप जरूर अपने जीवन में सफल होंगे, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस तरीके के आप और भी वीडियो चाहते हैं, ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।